अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरानी हवेली की आसेबी कहानी। ये मेरी नींद कैसे खुल गई और वक्त क्या हुआ है? वो अभी तो 12 बजे हैं, शायद ऐसे ही आँख खुल गई। नहीं, किसी आहट की वजह से खुल गई है, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया है, पर किसने? दोस्तों ने कहा था कि ये घर आसेब ज़दा है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा वहम है। शायद मैंने उन कमबख्तों की बातें जहन में बिठा ली हैं। अब मुझे दोबारा सोने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सुबह उनसे पैसे भी तो लेने हैं। जाहिद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, जाहिद ने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो पुरानी हवेली में तन्हा रात गुजारेगा। ये हवेली काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी, इसलिए लोगों का कहना था कि ये हवेली आसेब ज़दा है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उठाई गई थीं। जाहिद और उसके दोस्तों ने बातों ही बातों में बहस छेड़ दी इसी हवेली के बारे में। जाहिद के दोस्त तो इस हवेली को आसेब ज़दा मानते थे, लेकिन जाहिद ने न सिर्फ इस बात को मजाक में उड़ाया बल्कि एक रात हवेली में गुजारने का फैसला भी कर लिया। जाहिद के दोस्तों ने शर्त लगाई कि जाहिद अगर हवेली में पूरी रात ना गुजार सका तो 10,000 दोस्तों को देगा और वो आपस में तकसीम कर लेंगे, और अगर वो पूरी रात अंदर रहा तो सुबह हम दोस्त जाहिद को 2-2 हज़ार रुपये देंगे। तो फिर तय ये पाया कि जाहिद हफ्ते की रात हवेली में गुजारेगा। सब दोस्त मिलकर जाहिद को हवेली में ले गए और खुले हॉल में कैमरा लगा दिया ताकि जाहिद बेईमानी न कर सके। चूँकि हवेली बहुत बड़ी थी, 9-10 नीचे कमरे थे, यकीनन अपने वक्त में ये हवेली बहुत खूबसूरत होगी और दरमियान में खुला हॉल था। जाहिद ने खुले हॉल में ही रहने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना सोफ़ा सेट था। जाहिद ने सोफ़े को थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ दिया और उस पर ही सो गया। हवेली में लाइट का बंदोबस्त तो था नहीं, इसलिए जाहिद ने सोने से पहले मोमबत्ती जला दी। लेकिन रात के इस पहर जब घड़ी तकरीबन 12 बजा रही थी तब जाहिद की आंख अचानक खुल गई, जबकि जाहिद को अभी सोए कुछ ही देर हुई थी। अब की बार जाहिद को कुछ आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें किसी के चलने की थीं, जैसे कोई चलता हुआ जाहिद के करीब आ रहा हो। मोमबत्तियां तो बुझ गई थीं, इसलिए जाहिद ने अपना स्मार्टफोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जाहिद को कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। जाहिद की पेशानी पर पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ बाकायदा आ रही है। ये क्या मामला है? देखिए जी, आप जो कोई भी हैं सामने आए। ये कहते ही जाहिद सोफे पर से उठ गया। उसके सोफे से उठने की देर थी कि सोफ़ा हवा में ऊपर को उठ गया। ये देखकर तो मारे हैरत से जाहिद के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी कुव्वते बिनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। सोफ़ा फिर हवा में उछलता हुआ दीवार से टकरा गया और फर्श पर उल्टा गिर गया। फिर अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी, जिसके गिर्द मिट्टी की तह जमी हुई थी और मकड़ी के जाले भी थे, वो एकदम नीचे फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। घड़ी के गिरने से पैदा होने वाली आवाज़ से जाहिद ने चीख मारी और कानों पर हाथ रख लिए। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो, ये सब बंद करो, जाहिद ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा तो एक तेज हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि तूफान का गुमान था। फिर तो इतनी धूल मिट्टी उड़ने लगी कि जाहिद को मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ देर के बाद तूफान थम गया और जाहिद ने अपनी आंखें खोल दी। उसने उस हवेली से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन ये क्या? ये तो मंजर ही तब्दील हो गया था। जहाँ तक उसे याद था कि वो हवेली में गया था जो कि काफ़ी पुरअसरार थी। हवेली उसके घर से थोड़े फासले पर ही थी और ऐसा मंजर तो उसके घर से दूर दूर तक ना था। अब तो जाहिद अपना सर पकड़कर बैठ गया। यार मालिक, हमें तो गुमान था कि जाहिद पूरी रात हवेली में नहीं गुजार सकता, लेकिन इसने तो शर्त पूरी कर दी, इसलिए मैं तो 2,000 ले आया हूँ। 5 बजे हैं, थोड़ी देर में जाहिद हवेली से बाहर आने वाला ही होगा। कमाल ने अपने दोस्त मालिक से कहा तो मालिक ने भी खुशी से कहा, कमाल, ये तो अच्छी बात है कि पुरानी हवेली के बारे में जो अफवाहें उड़ती थीं वो तो गलत साबित हुई हैं। हाँ मालिक, ये तो ठीक है, लेकिन जाहिद अभी तक आया क्यों नहीं? चलो जाहिद को फ़ोन मिलाते हैं कि बाहर आ भी जाओ। उमर ने ये कहते ही जाहिद को फ़ोन मिला दिया। लो नवाब साहब, अब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा ये करते हैं, हम सब हवेली के अंदर चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो गहरी नींद में हो। जब सारे दोस्त अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था, जाहिद भी नहीं, तो वो सब मुस्कुराने लगे कि शायद रात को डर कर भाग निकला होगा, इसलिए वो कैमरा उतार कर हवेली से बाहर निकल आए। हैरत इस बात की थी कि वहाँ सब कुछ ठीक था,
हर चीज़ वैसी ही थी जैसे जाहिद को वहाँ छोड़कर जाते हुए देखा था। है कोई यहाँ? मुझे यहाँ से निकालो, मैं तो पुरानी हवेली में था, अब ये कुएं में मैं कैसे आ गया? जाहिद हैरान भी था और परेशान भी। उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है। उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है और फिर अभी जाग जाएगा, लेकिन ये ख्वाब तो टूट भी नहीं रहा। वो काफ़ी गहरा कुआं था। जाहिद के हाथ में अभी भी फ़ोन था। उसने फ्लैश लाइट ऑन की तो वो कुआं काफ़ी गहरा था। उसके अंदर काई जमी हुई थी और कुएं में पानी नहीं था। यही वजह थी कि वो बच गया था। उसका गला खुश्क हो गया। मदद के लिए पुकारते पुकारते उसे शदीद प्यास का एहसास होने लगा। वो मोबाइल से अपने वालिदैन की तस्वीरें देखने लगा। अपनी बहनें, दादा दादी की तस्वीरों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी ना, लेकिन इस एक शर्त ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और तो और किसी को फ़ोन करके भी नहीं बुला सकता मदद के लिए, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे। कुछ देर के बाद जाहिद को कुछ आवाज़ें आने लगीं। ये कैसी आवाज़ें हैं? लेकिन कुछ वाज़े सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से आवाज़ें आने लगीं, लेकिन अब पहले से कुछ वाज़े सुनाई दे रही थीं। यकीनन ये आवाज़ें किसी के कराहने की थीं। जाहिद ने लाइट को कुएं के इर्द गिर्द घुमाकर देखा तो उसे वहाँ एक दरवाज़ा नज़र आया। पहले तो उसको लगा जैसे आंखों का धोखा है, फिर उसने ज़रा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वाकई एक दरवाज़ा है। जाहिद ने उस दरवाजे को हाथ से धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। वो दरवाज़ा काफ़ी जंग आलूद था। जाहिद ने उठकर उस दरवाजे को ज़ोर से टांग मारी तो वो ज़ोरदार आवाज़ से खुल गया। फिर जाहिद ने अंदर लाइट घुमाई तो वहाँ एक गार था। कौन है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है यहाँ? मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो झुककर अंदर चला गया। गार के अंदर काफ़ी अंधेरा था। वो हैरान हो रहा था कि कराहने की आवाज़ किसकी थी। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से वापस पलटने के लिए मुड़कर देखा तो मंजर तब्दील हो चुका था। जाहिद हैरान था कि वो तो चंद लम्हे पहले एक गार में था और अब ये एक खूबसूरत बाग में, जहाँ हरे भरे बागात थे, रंग बिरंगे फूलों से सजाया एक खूबसूरत बाग था ये। अब तो वो कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा था। जाहिद, ये वाज़े आवाज़ जाहिद की समात से टकराई। कोई उसे नाम लेके पुकार रहा था। आवाज़ यहीं करीब से आ रही थी, जो कि खूबसूरत औरत की आवाज़ थी। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल थे। वो हैरान था कि इस लड़की को जाहिद का नाम कैसे पता था। मैं आपसे मुखातिब हूँ जाहिद जी, उस लड़की ने कहा तो जाहिद ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जी फरमाइए, क्या कहना है आपको? देखें जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसलिए मतलब की बात करें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले पुरानी हवेली, फिर गहरा कुआं और उसमें दरवाज़ा और फिर गार, अब ये बाग। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। शर्त लगाकर तो मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए प्लीज़ मज़ीद परेशान ना करें। जाहिद ने लड़की को गुस्से से घूर कर कहा तो लड़की हैरान हो गई। चलो मेरे साथ, तुम्हें बुखार हो रहा है, भाई से दवा ले लेना, चलो मेरे साथ। ये कहते ही वो लड़की जाहिद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। जाहिद का सर चकराने लगा, लेकिन बिना चूं चढ़ा लड़की के पीछे चलने लगा। बाग में एक बड़ा सा महल था। लड़की ने अभी तक जाहिद का हाथ पकड़ा हुआ था। जाहिद और वो लड़की जैसे ही महल के अंदर गए तो कतारों में लगे नौकर चाकर गर्दनें झुकाए खड़े थे। जाहिद अभी भी अपने साबका लिबास में था। अंदर बड़े ड्राइंग रूम में एक बहुत ही बड़ी उम्र का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तकरीबन 100 से भी ज्यादा का लग रहा था। हाय ग्रैंडपा, मैं जाहिद को बाग में से ले आई हूँ। इसे बुखार हो रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है, इसलिए तारिक भाई के क्लिनिक ले जा रही हूँ। उस लड़की का ये कहना था कि उस बूढ़े ने जाहिद को अजीब नज़रों से देखा तो जाहिद बूढ़े की नज़रों का मफहूम समझ न पाया। हाँ, ले चलो क्लिनिक, ये कहते ही बूढ़ा हंसने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चलो जाहिद, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलूँ। उस लड़की ने ये कहा तो जाहिद हैरान था कि ये सब क्या है, हालांकि वो इनसे अनजान था। फिर जाहिद के कदम लड़की की तकलीफ में उठने लगे। वो खुद ब खुद उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। ओह, तो क्या ये सच है कि जाहिद उसी हवेली में था? हम तो कई बार हवेली को अंदर बाहर से देख चुके हैं, लेकिन हैरत है जाहिद हवेली में नहीं है, और आपका इल्म ये बता रहा है कि जाहिद हवेली में ही मौजूद है। उमर ने अपने सामने बैठे मीर अली शाह से कहा। मीर अली शाह उमर के मामू थे, जो कि नूरानी इल्म से रोशनास थे, काफ़ी नूरानी शक्ल के थे। जब मीर अली शाह ने कहा कि जाहिद अभी भी हवेली में ही है तो सब दोस्त चौंक गए, क्योंकि सब जानते थे कि जाहिद हवेली में नहीं है।
उन्होंने कोना कोना हवेली का छान मारा था। उमर बेटा, आपका हैरान होना ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि वो हवेली बहुत पुरानी है, फिर अरसे दराज से बंद है। यही वजह है कि वहाँ पर आसेबों का बसेरा है। जाहिद ने हवेली में रात गुजारने का फैसला बहुत गलत किया था, इसलिए हवेली के आसेब गुस्से में आ गए हैं। लेकिन अभी भी जाहिद ठीक है। वो आसेब जाहिद को ज़हनी अजियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिद पागल भी हो सकता है। इसलिए जाहिद को ज़्यादा देर तक हवेली में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही ये बताता चलूँ कि जाहिद को सिर्फ एक ही इंसान हवेली से लेने जा सकता है। फैसला करो कि तुम में से कौन जाएगा हवेली में, लेकिन याद रखना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कोई भी गलत कदम जाहिद और तुम में से जो कोई भी जाएगा उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मीर अली शाह जैसे ही खामोश हुए तो सब दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। तब हामिद बोला, बुजुर्ग, बेशक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम पांचों इकट्ठे जाकर अपने दोस्त को जिंदा सलामत ले आएं? अगर ये नहीं हो सकता तो फिर मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। हामिद की इस बात पर सब दोस्तों ने हामिद को देखा और फिर मीर अली शाह को। चूँकि हामिद बहुत डरपोक था, इसलिए कोई भी दोस्त हामिद के अकेले जाने के फैसले से मुतमईन नहीं था। मेरा बच्चा, अगर ऐसा हो सकता तो मैं ज़रूर तुम पांचों को जाने की इजाज़त देता, लेकिन तुम्हारे जाने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ आसेब का सामना तुम कैसे करोगे। मैं ऐसा ख़तरा मोल नहीं ले सकता। बाकी सब फैसला करो कि तुम में से कौन एक जाएगा। और हाँ, बाकी सब भी फारिग नहीं बैठोगे, बल्कि यहाँ बैठकर दुआ और वजीफ़ा करोगे जो मैं तुम लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, मेरी दुआ तो बहुत लेट कबूल होती है, क्यों ना मैं ही चला जाऊँ? शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? यूनुस ने कहा तो सब दोस्त मुस्कुरा दिए। अच्छा, अगर बाकियों को कोई एतराज़ ना हो तो मुझे ठीक लग रहा है। शाह साहब ने सबको देखा तो उन्होंने हाँ में सर को हिला दिया। हाँ तो यूनुस, तुम हो बड़े होशियार, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। सोच समझ कर आगे बढ़ना। मेरी बात को पल्ले से बांध लो। अल्लाह का नाम लेकर जाओ यूनुस, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं जाहिद को जिंदा सलामत वापस ले आऊँगा। फिर यूनुस अपने सब दोस्तों से मिला और मीर अली शाह की ज़रूरी बातें जहन में बिठाते हुए हवेली की तरफ जाने लगा। बाकी सब दोस्त भी दुआ को थे। बैरूनी गेट से अंदर आते हुए यूनुस बुड़बुड़ाने लगा, अगर कोई हवेली में है तो माफ़ कर देना, ऐसे बिला इजाज़त अंदर आ रहा हूँ। असल में यूनुस को हवेली की खामोशी से वहशत हो रही थी। मीर अली शाह की सरगोशी यूनुस के आसपास से आने लगी। यूनुस इधर उधर देखने लगा, लेकिन मीर अली शाह उसे दिखाई न दिए। यूनुस, मैं तुमसे रूहानी ताकत के ज़रिए बात कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, ध्यान से अपने काम पर तवज्जो दो। मीर अली शाह की बात सुनकर यूनुस खुश हुआ और चुप करके चलने लगी। अब वो बाकायदा हवेली के अंदर था। मीर अली शाह ने यूनुस के इर्द गिर्द गैबी हिसार खींच दिया था, जिसकी वजह से यूनुस को कोई दूसरी मखलूक ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। यूनुस अब खुले हॉल में खड़ा था, जहां वो सब दोस्त जाहिद को छोड़कर गए थे। उसे बहुत अफसोस हुआ कि काश वो ये शर्त नहीं लगाते। पता नहीं जाहिद किस हाल में होगा। यूनुस बेटा, शाबाश, दिल छोटा मत करो। जो होना था वो हो गया। अब तुम अपने सामने पड़े सोफे को देख सकते हो। यूनुस ने अपने सामने देखा तो वहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ था। तुम ऐसा करो कि इस पे अपना दायां हाथ रख के ये पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो तुम दोहराते जाओ। ये अमल तुम 3 बार पढ़ोगे, ठीक है ना? जी, यहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, आप बताएं, मैं दोहराता हूँ। मीर अली शाह ने जो कुछ पढ़ा वो यूनुस ने दोहराया। वो 3-4 कमरों का क्लिनिक था। इस क्लिनिक में इतनी खामोशी और सन्नाटा था कि जाहिद अंदरूनी तौर पर घबरा रहा था। वो लड़की भी जाहिद के साथ ही थी, लेकिन जाहिद ने उससे एक बात भी न की थी। वो क्लिनिक थोड़े से फासले पर ही था। जाहिद और वो लड़की पैदल चलकर क्लिनिक आए थे। उस लड़की ने भी ना बताया कि वो कौन है। जाहिद, आपको पता है कि तारिक भाई ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है? और तुम्हें भी तो तारिक भाई ने ही जिंदा किया है, तभी तो तारिक भाई के क्लिनिक में इतना सन्नाटा है, यानी कि मरे हुए इंसानों का यहाँ इलाज होता है। उस लड़की ने ये कहा तो जाहिद का सर चकरा के रह गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम एक जीते जागते इंसान को मरा हुआ कह रही हो? यानी मैं मर गया था और यहाँ के डॉक्टर ने इलाज करके मुझे दोबारा जिंदा किया है, यानी कि मेरे अंदर दोबारा रूह आ गई है और मैं फिर से जिंदा हूँ। तुम ये नहीं जानती कि जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे कुफराना बातें करते हुए? जाहिद ने गुस्से से उस लड़की को देखा तो वो मुतमईन खड़ी थी। तभी वहाँ एक आदमी आ खड़ा हुआ जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल थी और उसने वाइट कोट पहना हुआ था। क्या हो गया रानिया, अब जाहिद को क्यों लाई हो? क्या हो गया इसे दोबारा? बस थोड़ा सा परेशान हो गया है भैया। कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये कह रहा है कि मैं सिरे से मरा ही नहीं हूँ
اور اب میں کیا کہوں، شاید آپ ہی سے کچھ سمجھا پائیں کہ سچ کیا ہے۔ زاہد، میں ڈاکٹر طارق ہوں، رانیہ کا بھائی۔ رانیہ تم سے ٹھیک کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں رانیہ اور تمہیں بہت چوٹیں آئی تھیں۔ رانیہ تو بچ گئی تھی لیکن تم مر گئے تھے۔ لیکن رانیہ میری بہن یہ ماننے کو ہی تیار نہ تھی کہ تم مر چکے ہو، تو میں نے تمہارا علاج کیا۔ تقریباً 1.5 سال لگے تمہیں زندہ کرنے میں۔ اب میرے پاس ایسے کیسز بہت سے آتے ہیں اور بہت سارے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تم میرے بہنوئی ہو۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم۔ نہیں جانتا میں تمہیں اور نہ ہی تمہاری بہن رانیہ کو۔ میں تو یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں کہ رانیہ میری بیوی ہے، بلکہ میں تو اسے دیکھ بھی پہلی بار ہی رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک شرط لگائی تھی اپنے دوستوں سے اس پرانی حویلی میں رات گزارنے کی۔ اس کے بعد تو سب برا ہی ہو رہا ہے۔ سب لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ پرانی حویلی منحوس ہے۔ واقعی وہ منحوس حویلی ہے، آصیب زدہ۔ اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زاہد تقریباً چلانے لگ گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ تبھی ڈاکٹر طارق آگے بڑھا اور زاہد کو پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ زاہد، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ اچھے بھلے تم ٹھیک ہو گئے تھے، سب یاد آ گیا تھا، پھر سے کتنے خوش ہو گئے تھے تم دونوں، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے تھے تم۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں دوبارہ تمہارا آپریشن کروں گا۔ آصف بیٹا، دانش اور کاوش ادھر آؤ، زاہد کو آپریشن تھیٹر لے چلو۔ چلو آؤ، شاباش، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ زاہد تو چلانے لگ گیا۔ وہ تینوں لڑکے زاہد کو آپریشن تھیٹر لے کر جانے لگے۔ دیکھو رانیہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا تم لوگوں کو، تم لوگ کون ہو آخر؟ میں تو صرف پرانی حویلی میں تھا جو کہ آصیب زدہ حویلی ہے۔ میں ایک زندہ انسان ہوں۔ یہ کہتے ہی زاہد نے ایک بار سب کو دیکھا تو سب چیخنے لگ گئے۔ رانیہ، ڈاکٹر طارق اور وہ تینوں مڑے اور باقی سب نرسز وغیرہ چیخنے چلانے لگ گئیں، اور ان تینوں لڑکوں نے بھی زاہد کو چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ان کی شکلیں بگڑنے لگ گئیں، ان کے چہروں سے جلد ہٹنے لگ گئی اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگ گئیں، اور پھر اسی طرح وہ سب غائب ہو گئے۔ زاہد خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا اور وہ کلینک بھی بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ وہاں اب صرف اندھیرے کا راج تھا۔ زاہد کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر وہاں اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھر زاہد اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سر کے بل نیچے گر گیا۔ اس کے بعد زاہد کو کچھ ہوش نہ رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صرف 2 لفظ کہے، منحوس حویلی۔ یونس نے میر علی شاہ کے کہنے پر عمل 3 بار دہرایا۔ اس دوران صوفہ ہلکے ہلکے جھٹکے لینے لگا، مگر تیسری مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ صوفہ پورا ہوا میں اچھلا اور پھر عمل مکمل ہو گیا، اور عمل مکمل ہوتے ہی سب نارمل ہو گیا۔ یونس کو میر علی شاہ نے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے یونس حیران تو ہوا لیکن نارمل ہی رہا۔ اب اس صوفے پر سے دایاں ہاتھ ہٹا دو۔ میر علی شاہ نے یہ کہا تو یونس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تو زاہد صوفے پر ہی سویا ہوا تھا۔ یونس زاہد کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہاں تو اب یقیناً تمہیں تمہارا دوست صوفے پر دکھائی دے رہا ہوگا، میر علی شاہ نے کہا تو یونس نے کہا جی شاہ صاحب، زاہد صوفے پر ہی سویا ہوا ہے، تم ایسا کرو زاہد کو جگانے کی کوشش کرو۔ میر علی شاہ نے کہا تو یونس خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اٹھو زاہد، دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں، جاگ جاؤ، تم تو شرط جیت بھی چکے ہو۔ زاہد اٹھو، شاباش۔ یونس زاہد کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا لیکن زاہد تو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کیا ہوا یونس، زاہد جاگ نہیں رہا کیا؟ اچھا تم ایسا کرو کہ زاہد کے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور یہ عمل پڑھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یونس نے ایسا ہی کیا جیسے میر علی شاہ نے کہا۔ ایسا کرنے سے زاہد اٹھ بیٹھا اور پھر یونس کے گلے لگ گیا۔ پھر یونس کے ساتھ زاہد حویلی سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر سب دوستوں نے مل کر حویلی کے دروازے پر زاہد کو اوپر اٹھا لیا اور خوشی سے نعرہ لگانے لگے۔ پھر کچھ گھنٹے سنبھلنے کے بعد زاہد نے میر علی شاہ اور اپنے تمام دوستوں کو اپنے ساتھ بیتی تمام رودات سنائی اور میر علی شاہ اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میر علی شاہ نے زاہد کو ایک تعویذ دیا جسے زاہد نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ کچھ دنوں تک تو زاہد کے سر میں شدید درد رہا، گاہے بگاہے وہ بخار میں بھی مبتلا ہوتا رہا، لیکن میر علی شاہ صاحب کے دیے ہوئے تعویذ اور چند وظیفوں پر عمل کرنے سے زاہد کو صحت یابی نصیب ہوئی۔ زاہد کو اب کسی جگہ بھی کوئی آسیب یا سائے وغیرہ کا علم ہوتا ہے تو زاہد اس جگہ سے 2 قدم نہیں بلکہ 100 قدم دور بھاگتا ہے۔